नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एलएम एजुकेशन में सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों आज हम जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नवीन टॉपिक है वैश्वीकरण। जीएस के सभी बिंदुओं को कवर करता है, हर सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, हर सब्जेक्ट के बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं आपकी जीएस भी कवर करूंगा, साथ में पॉलिटिकल साइंस भी कवर करूंगा। क्या कह सकते हैं कि हम सभी सब्जेक्टों का ज्ञान आज कवर करने जा रहे हैं। तो साथियों, उससे पहले हमारी ऐप एडी शर्मा एलएम एजुकेशन को डाउनलोड करें और उसमें जो निःशुल्क सुविधाएं उनका लाभ उठाएं और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वैश्वीकरण जो टॉपिक है, क्या होता है वैश्वीकरण और इसके कितने पहलू हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण आया कब से, फिर ये भी देखेंगे। इस पर थोड़ा सा पूरी जांच हम कर लेते हैं। चलिए, वैश्वीकरण क्या है पहले इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक गांव में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें समस्त देशों की अर्थव्यवस्था गांव को जोड़कर एक प्रतियोगी समाज का निर्माण किया जाता है। इसमें सार्वभौमिक नागरिकता मेल्टिंग पॉट संस्कृति आदि को अपनाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक गांव में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें समस्त देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक प्रतियोगी समाज का निर्माण किया जाएगा। सार्वभौमिक नागरिकता यानी कि सभी को समान अधिकार मिलेंगे, ऐसे नागरिक का निर्माण होगा। कोई व्यक्ति किसी भी देश में जाए, उसको एक समान अधिकार। फिर साथ में मेल्टिंग पॉट यानी कि दुनिया की सभी संस्कृति समान हो जाएगी, सब एक बड़ी संस्कृति में पिघल आ जाएंगी, यानी कि पश्चिमी संस्कृति को दिखलाया जाएगा। तो ये बेसिकली वैश्वीकरण के अंतर्गत ये नीति अपनाई जा रही है, ये नीति चली आ रही है। इसके मेनली तीन पहलू हैं। तो पहले तीन पहलुओं पर चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण के तीन पहलू हैं। पहला आर्थिक वैश्वीकरण, फिर राजनीतिक वैश्वीकरण और फिर सांस्कृतिक। सबसे पहले आर्थिक वैश्वीकरण पर हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। तो आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, वो आपको ध्यान में रखना। इसमें समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक प्रतियोगी मुक्त समाज का निर्माण किया जाएगा, जो बाजारवाद पर आधारित है। इसमें समस्त देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर
मुक्त बाजारवाद पर आधारित समाज के निर्माण पर बल दिया जाता है। ये चार पहलू हैं। कितने पहलू हैं? आर्थिक वैश्वीकरण के भी चार पहलू हैं, तो चार पहलू आर्थिक वैश्वीकरण के भी आपको ध्यान। चलिए मेरे दोस्तों, आर्थिक वैश्वीकरण के भी चार पहलू हैं। कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने, मैं पेन भी बदल देता हूं और आप इनको थोड़ा समझने की करेंगे। केस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, और कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा है उसको भी दिखाना, उसको भी बताना, उसको भी समझाना। कहते हैं ज्ञान ना साथियों बांटने पर बंटता है। मैंने आपसे बहुत बार कहा कि भाई ये जो वीडियो है, ज्ञान है, ये आप सुनाएंगे जितना उतना आपके ज्ञान में वृद्धि भी हो। तो ये ध्यान रखना। पहला क्या है पहलू? पहला पहलू है वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रभाव। वस्तुओं व सेवाओं का मुक्त प्रभाव। इसके अंदर क्या बल दिया जाता है? एक तो सीमा शुल्क घटाकर कितना लाना है? 0 से 5%। पहली बात तो ये के अंदर शामिल है। सीमा शुल्क है ना, वो बस 0 से 5% होना चाहिए, ज्यादा। दूसरा इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार पर बल, ट्रिप्स यानी कि पेटेंट व्यवस्था वगैरह, ट्रिप्स की बात की जाती है। ट्रिप्स क्या है? पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिंदी में कहते हैं व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, इनका समर्थन। ट्रिप्स में क्या क्या आएगा? इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक के, ये सारी चीजों को अपनाएंगे। यानी कि जिसने खोज की है उसका एकाधिकार बनाने की बात, आविष्कार करने वाले का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ द इन्वेंशनर, ये बात की जाती है ट्रिप्स की। तो इसमें ट्रिप्स अपनाने की बात की जाती है आर्थिक वैश्वीकरण में। अब ये ट्रिप्स अपनाने की बात की जाती है तो इसके आज कहा भी जा रहा है कि सब ट्रिप्स को अपनाएं। इसलिए भारत को भी अपना क्या है, पेटेंट व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। 2006 में भारत को भी पेटेंट व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। आज विकसित देश कहते भी हैं कि भाई पेटेंट व्यवस्था को अपनाओ। अब विकासशील देश बेचारे पेटेंट में इतने जानकार नहीं है, इसलिए वो विरोध करते हैं। कहते हैं भाई दवाओं में छूट दो, इसमें तो हम पेटेंट हर जगह नहीं अपना सकते। लेकिन विकसित देश जो हैं, वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं, वो आमदा हैं पेटेंट को लागू करने के लिए और सीमा शुल्क घटाने के लिए। विकासशील देश कहते हैं हम सीमा शुल्क नहीं हटा सकते, विशेषकर कृषि के मामले में, छोटे उद्योगों के मामले में वो कहते हैं नहीं भाई ये घटाना पड़ेगा। इसलिए उत्तर दक्षिण संघर्ष देखा जा सकता है इस मुद्दे पर। तो ये वैश्वीकरण को लेकर विकसित देश तो क्या कहते हैं, वैश्वीकरण तुरंत अपनाया जाए और ये लक्षण तुरंत अपनाया जाए। वहीं विकासशील देश कहते हैं भाई धीरे धीरे कर पाएंगे हम, एकदम नहीं कर। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, इसमें वस्तुओं सेवाओं के मुक्त प्रभाव में दो बातों पर बल है। दूसरा जो है इसका पहलू वो है पूंजी का मुक्त प्रभाव। मैं पेन फिर बदल देता हूं, आपको टेंशन होगी तो। दूसरा पहलू है पूंजी का मुक्त प्रभाव। का मतलब क्या है? इससे संबंधित है ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट राइट्स। यानी कि
व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। ये कहते हैं ट्रिम्स के अंदर एफआईआई और एफडीआई, यानी कि जो संस्थागत विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों 100% कर दो। ये तो है अस्थायी निवेश शेयर मार्केट में। एफडीआई क्या होता है कंपनियों में? एफडीआई ये कहते हैं विदेशी निवेश को 100% अनुमति दे दो, यानी कि एमएनसी को बढ़ावा देता है। एफडीआई किसको बढ़ावा देता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी को, एमएनसी को बढ़ावा देने की बात करता है। देश तो कहते हैं तुरंत लागू करो, विकासशील देश फिर कहते हैं भाई एकदम इतनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ जाएंगी तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हम एकदम नहीं सने सने खोल सकते हैं। तो ये चीजें जो है बेसिकली ऐसी मांगे चल रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, देसी संस्थागत निवेश। ये अस्थायी प्रकृति का होता है, जैसे शेयर मार्केट में ये कभी भी वापस भी लौट सकता है ना। इससे कोई कल्चरल पर ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। लेकिन एफडीआई से विकास भी होता है, लेकिन साथ में एमएनसी कंपनियां वहां पर आती हैं तो प्रत्यक्ष रूप से रहती हैं, तो कहीं ना कहीं यह संस्कृति को भी प्रभावित करती हैं। अब विकासशील देश कहते हैं भाई हम 100% एमएनसी कंपनी को राइट्स नहीं दे सकते, हम तो सने सने देंगे। अब वास्तव में इलोन मस्क भी हैं, वो चीन चले गए, भारत वास्तव में कम आए, 22 जनवरी आने के बाद भी टल गए। इसका बड़ा कारण तो था भारत में चुनाव, लेकिन ये भी है कि एफडीआई की अनुमति चीन 100% हर जगह दे देता है। हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कार को लेकर भी काफी बड़ा तक शुल्क लगाया हुआ है, इसलिए वो जानते हैं कि भारत में बड़ा समझौता होगा तभी निर्णय होगा, तभी काम चलेगा मेरा। तो एफडीआई की अनुमति देते हैं, कहते हैं विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा स्थान दो। तो चीन में तो खैर सेज 82 से ही बन रहे हैं, हमारे यहाँ 2000 से बनना शुरू हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आना है। तो एफडीआई की अनुमति इसमें विकसित देश तुरंत कहते हैं, तो भाई एमएनसी आने दो। तीसरा है सूचना का मुक्त प्रवाह। वो कहते हैं कि भाई तुरंत सारी चीजें अपनी सरकारी जानकारी वगैरह जो भी है उसको साइट पे डालो, सरकार को अपनी पूरी जानकारी डालनी चाहिए। लेकिन विकासशील देश कहते हैं हमारी रक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे साइट पर राष्ट्रपति भवन का चित्र मिला तो हमें टेंशन हो गई, हमारी संसद भवन का चित्र मिला तो आतंकवादी हमला हो गया। तो भारत जैसा विकासशील देश जो पुरोधा है, विकासशील देशों का नेता है, जब उसके यहाँ हमला हो जाता है तो बाकी विकासशील देशों की क्या हालत होगी। हमारे यहाँ जो है हैकिंग को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं, और आतंकवादी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी पर्याप्त उपकरण नहीं है। ना हमारे पास इतनी ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलेज हैं जो इसराइल के पास है। इसराइल तो ईरान ने 350 मिसाइल छोड़ी, ईरान ने वापस, ईरान को वापस कहीं ना कहीं रोक दिया इसराइल ने, और उसमें 7 ही कहते हैं मिसाइलें पहुंच पाई और वो भी ज्यादा हानि नहीं कर पाई। बाकी छोटा मोटा विकासशील देश होता तो उसकी क्या हालत हो जाती। अगर हम ये सारी जानकारी दे देंगे तो बड़ी समस्या आएगी। तो विकासशील देश फिर कहते हैं हम सूचना के मुक्त प्रवाह को सने सने लागू कर सकते हैं अगर आप हम टेक्निक दें। अब अगला है श्रम का मुक्त प्रवाह, आते हैं साथियों उस पर भी। श्रम का मुक्त प्रवाह, इसमें कोई भी कहीं काम कर सकता है। अब ये प्रावधान कुछ विकासशील देशों के अनुकूल है, भाई हमें रोजगार के अवसर मिल जाएं, ये है ना। लेकिन विकसित देश बड़े चालाक हैं, इस पर बात नहीं करते, वो इन तीनों पर बात करते। अब भारत जैसे विकासशील देश कहते हैं भाई इसको भी लागू कर दो, इसमें वो ज्यादा फेवर में नहीं। इवन आपको पता है कि वास्तव में हमारे यहाँ बीओपी पर भी रोक लगा दी थी, बिजनेस प्रोसेस बीपीओ पर भी अमेरिका ने। अमेरिका में जैसे वॉल स्ट्रीट मूवमेंट हुआ कि वहां के युवाओं ने रोजगार की मांग की, तो अमेरिका ने बीपीओ पर भी रोक लगा दी थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इस पर भी रोक लगा दी थी। वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चला था वहां 11 में, वहां के युवाओं ने रोजगार की मांग की, तो अमेरिका ने ये भी कर दिया। तो अमेरिका जैसे देश ये नहीं चाहते हैं, वो हमें रोजगार नहीं देंगे। है तो गया वैश्वीकरण का एक पहलू,
लेकिन विकसित देशों का प्रभाव है सारी वैश्विक संस्थाओं पर, वो ये मुद्दे ज्यादा रखते हैं। कहते हैं ये मुद्दे हम तैयार तो हैं, लेकिन फिर शर्तें लगा देते हैं। फिर कहते हैं उम्र इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। फिर उसमें वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जाते हैं, उनके टेस्ट इतने टिपिकल होते हैं, हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। वो अंग्रेजी में लगाते हैं, फिर उसमें लगाते हैं भाषा का भी रेस्ट्रिक्शन, फिर उसके बाद उनकी गुणागणित का रेस्ट्रिक्शन, फिर वहाँ के नियमों का रेस्ट्रिक्शन, फिर कहाँ तक वीजा लेते रहे उसका रेस्ट्रिक्शन। वीजा मुक्त तो करते नहीं, इसलिए ये समस्या है। आपको मालूम है कि वास्तव में विकासशील देशों के तो पीएम की जांच कर लेते हैं, और उनका राष्ट्रपति कहीं विकासशील देशों में आता है तो 10 दिन पहले टीम भेज देते हैं, और हमारे पीएम जाते हैं तो उनके कपड़े भी उतरवा लेते हैं। तो ये श्रम का मुक्त प्रवाह है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, इन पर ही ज्यादा ध्यान उनका रहता है। इसलिए कहते भी हैं कि वास्तव में देखा जाए कि ये जो आर्थिक वैश्वीकरण है के माध्यम से विकसित देश जो हैं विकासशील देशों का कहीं ना कहीं शोषण ही कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं वैश्वीकरण का, आर्थिक वैश्वीकरण के बाद अब ये तो पता चलता है कि आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, एक ट्रोजन हॉर्स के समान ही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो दिखता तो अच्छा है लेकिन उसके नुकसान ज्यादा होते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा, राजनीतिक वैश्वीकरण। अब राजनीतिक वैश्वीकरण में वो कहते हैं कि भाई लोकतंत्र लागू करो। लोकतंत्र कौन सा? उसमें कहते हैं वो पूंजीवादी लोकतंत्र। पूंजीवादी लोकतंत्र की बात करते हैं, और साथ में मानवाधिकारों के नाम पर नकारात्मक अधिकारों की बात करते हैं। अब अमेरिकी लोकतंत्र है वो लागू करें, यानी कि शराब पीने का अधिकार भी दें, ये सारी चीजें दें, उनके लिए तो नकारात्मक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजीवादी लोकतंत्र में वो सामाजिक आर्थिक अधिकारों को तो कुछ समझते नहीं है, वो तो मेनली राजनीतिक अधिकारों को और नागरिक अधिकारों पर ही बल देते हैं। इसलिए वो पूंजीवादी लोकतंत्र को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी समाज तो वहीं लागू हो सकता है, आरक्षण पर आधारित है। ये तो केवल योग्यता की बात करते हैं, योग्यता की। और आरक्षण का क्या करते हैं? विरोध। तो आरक्षण सामाजिक न्याय को तो लागू करना नहीं चाहते, जबकि विकासशील देश कहते हैं भाई ये लोकतंत्र तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? गरीबों के साथ न्याय भी होता है। विकसित देश इसको मानते हैं। इसलिए राजनीतिक वैश्वीकरण के नाम पर वो पूंजीवादी लोकतंत्र को लागू करते हैं विकसित देश, जो उनके हितों के अनुरूप, और विकासशील देशों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। विकासशील देशों में क्या करते हैं? हस्तक्षेप, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी मानवाधिकारों के नाम पर। इवन भारत में छोटे से दंगे हुए थे, तब कह दिया था भारत में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब खुद अपने नीगरों पर हमले करते हैं, वहां नीगरों की दयनीय दशा है, तो चुप हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए विकासशील देशों से ज्यादा ये जाति की लड़ाई, प्रजातिवाद की लड़ाई अमेरिका जैसे विकसित पाई जाती है। वहां नीगरो ज्यादा समस्या ग्रसित हैं। अभी ट्रंप के समय तो संसद तक हमले की बात पहुंच गई थी, लेकिन वो अपनी बातों को छुपा जाते हैं, हमारी छोटी सी बात को बिल्कुल आग बबूले की तरह अपनाते हैं। म्यांमार में तो छोटी सी बात पर मानवाधिकार कमीशन भेज दिया। भारत में छोटे से दंगे क्या हुए तो बस कह दिया कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। तो ये बेसिकली रहता है। तो राजनीतिक वैश्वीकरण के नाम पर भी वो विकासशील देशों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते। तीसरा पहलू है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में वो बेसिकली क्या करते हैं? अपनी जो पश्चिमी संस्कृति है उसको ही वैश्विक संस्कृति बनाना चाहते हैं। उसी को आधार बनाना चाहते हैं, उसी को फैलाना चाहते हैं। उनका मीडिया तंत्र मजबूत है, क्योंकि सारा मीडिया तंत्र उन्हीं के नियंत्रण में है। ज्यादातर जितने भी सूचना वाले ट्रांसपोंडर हैं वो उन्हीं के पास हैं। डीटीएच सेवाएं भी उन्हीं की हैं, चैनल भी उन्हीं के हैं। वो प्रसारित भी बार बार अपनी संस्कृति को। अभी आपने देखा होगा नेम के सम्मेलन में, नेम का जो 19वां सम्मेलन हुआ था कंपाला में,
19वां सम्मेलन 2024 का कंपाला में हुआ, उसमें एलजीबीटी का विरोध किया गया। लेस्बियन, गे का, बायोसेक्सुअल का, ट्रांसजेंडर का। अब इनकी संस्कृति में है, ये हम पर भी ये थोपना चाहते हैं। कहते हैं भाई सारी चीजें उनकी, छोटा कपड़ा और महंगा कपड़ा, ये वाली नीति। इसलिए विकासशील देश कहते हैं नहीं भाई इस तरीके का ठीक नहीं। फिर रॉबर्ट कोकस भी कहते हैं, नव मार्क्सवादी, कि नव प्राधान्य की नीति अपनाते हैं। रॉबर्ट कोकस भी कहते हैं नव प्राधान्य, कि भाई ये नव प्राधान्य की नीति अपना रहे हैं। न्यू हेजेमनी है, अपनी संस्कृति विकासशील देशों पर थोप रहे हैं, और संस्कृति के नाम के साथ साथ फिर हमारी अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं, विकसित देशों द्वारा चलाई गई एक प्रक्रिया है, जो उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक नीतियों, उनकी राजनीतिक नीतियों को पूरे विश्व में लागू करने का एक प्रयास दिखाई। लेकिन वो कहते हैं हमारी संस्कृति में प्रगति ज्यादा होती है। क्या होती है? प्रगति। अब प्रगति होती है तो फिर भाई यूरोजोन संकट क्यों आया, सब प्राइम संकट क्यों आया? देखा जाए अमेरिका में सब प्राइम संकट का सामना करना पड़ा 2008 में। फिर देखा जाए यूरोप में यूरोजोन संकट आ गया 2009-10 में। तो जब उनकी संस्कृति इतनी स्ट्रोंग है तो फिर संकट क्यों आता है भाई? इसी के लिए पी एंडरसन कहते भी हैं, पी एंडरसन कहते भी एक विद्वान है जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड। तो कहते हैं कि पूंजीवाद विफल हो जाता है, हो गया है यहाँ पर इन संकटों के कारण। यूरोजोन संकट के बारे में कहते हैं पूंजीवाद विफल हो गया है, कहीं भी वैश्वीकरण सफल नहीं है, तो साफ साफ कह देते हैं। तो वास्तव में कहते हैं स्थिरता पर आधारित काम करें, उसी से विकास होता है। तो इसी के बाद कहीं ना कहीं विकासशील देश भी कहने लगे कि नियों की बात करने लगे, भाई संरक्षण पर आधारित, आरक्षण पर आधारित, सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। वैश्विक न्याय तभी आएगा जब विकसित देशों के साथ विकासशील देश विकास करेंगे, दोनों विकास करें। और विकासशील देश विकास तभी करेंगे जब उनको आरक्षण मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। आरक्षण संरक्षण कब मिलेगा? जब नियों की नीति लागू करेंगे। नियों क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें विकासशील देशों को आरक्षण प्राप्त हो। तो वास्तव में वैश्विक न्याय के लिए जरूरी है कि न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसलिए जो विकासशील देश हैं, उनसे जुड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि वैश्वीकरण उचित नहीं, और वो कहते हैं कि वैश्वीकरण एक ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस के समान है। क्या कहते हैं? कहा जाता है वैश्वीकरण ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस के समान है। जो दिखाई तो अच्छा देता है, लेकिन जिसके अपनाने के परिणाम बुरे हैं। अब ये सब लोग इसलिए वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, विकासशील देशों से जुड़े अपनाने के परिणाम बुरे हैं। तो देखा जाए तो विरोध कौन कौन करते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि विकासशील देश जो हैं वो नियों की मांग कर रहे हैं। नेम संगठन है, नेम क्या है? विकासशील देशों का संगठन है, गुणनिरपेक्ष आंदोलन। वैश्वीकरण का विरोध। तो नेम कर रहा है नियों की मांग। किसकी मांग कर रहा है? नियों की मांग कर रहा है भाई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों को क्या हो? संरक्षण। और कौन कौन कर रहे हैं? पिछले एक पिछले थिंकर हैं, उन्होंने किताब लिखी थी डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
पिछले इन्होंने डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन किताब ही लिख डाली। उन्होंने कहा कहीं भी ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा, केवल बाह्य क्षेत्र में सुनाई देता है छोटा मोटा। आंतरिक रूप से तो देखा जाए आपस में व्यापार करते हैं सब लोग, विकासशील देश कहीं भी नहीं है। ये तो खाली बस वो बार बार गाते हैं ये हो गया। आपने देखा ना कोचिंग में हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो गए, फर्स्ट रैंक आ गई, फर्स्ट रैंक आ गई, उसको फिर क्या फोटो दे के छाप दिया। तो आज अभी यूपीएससी से और बाकी यूपीएससी से जुड़ी जितनी भी कोचिंग है दिल्ली वाली, उनसे पूछा गया भाई कि तुम्हारे यहाँ से सिलेक्शन क्या है, सब ने 500 बता दिए। अब सब ने 500 बता दिए तो 30 कोचिंगें थी, तो सिलेक्शन तो दिखा रहा है 10,000 से प्लस। अब वास्तव में सिलेक्शन तो 900 वैकेंसियां आई थी, 900 ही लोग सिलेक्ट हुए, और ये भाई इतनी संख्या कैसे बता दी। ये सबसे बड़ी है, सबको प्रचार करना है झूठ का सच का। तो ये प्रचार की जो नीति है ना, ये गलत है। तो डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कहते हैं प्रचार हो रहा है वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण कहीं अपनाया नहीं जा रहा, ऐसा पिछले मोदी कहते हैं। फिर हस्ट व थॉमसन भी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कहीं भी नहीं है ग्लोबलाइजेशन, प्रभावहीन है, ये भी नहीं मानते। कहते हैं कहीं ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वैश्वीकरण कहीं भी नहीं, ये गलत है कि भाई वैश्वीकरण वैश्वीकरण। फिर केंद्र परिधि मॉडल वाले विरोध करते हैं, निर्भरता मॉडल वाले। केंद्र परिधि निर्भरता मॉडल के समर्थक भी वैश्वीकरण को अच्छा नहीं मानते। तो ये तो वैश्वीकरण के सब विरोधी है, जो कहते हैं कि वैश्वीकरण कोई अनिवार्य तत्व नहीं है, और ना वैश्वीकरण कहीं हो रहा है, और ना हमें अपनाने की जरूरत है, ना इससे प्रगति होती है। पी एंडरसन भी मैंने अभी बताया था, तो पी एंडरसन भी इधर ही हैं, उत्तर आधुनिकतावादी हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऐसी बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कहीं इस तरीके का जरूरत नहीं है, ये जो अपना रहे हैं ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं, लाभ कहीं भी नहीं हुए। ये सब कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवादी भी अधिकांशतः वैश्वीकरण का जो ये प्रक्रिया है इसका समर्थन नहीं करते, मूल्य पर आधारित नीति का करते हैं। तो वैश्वीकरण का ये सब तो विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं वो कहते हैं भाई हाइपर ग्लोबलिज्म हो चुका है, अब तो क्या हो चुका है, हाइपर ग्लोबलिज्म हो चुका है, वैश्वीकरण बहुत अधिक व्यवहारिक बन चुका है। अब जो वैश्वीकरण नहीं अपनाएगा समझो वो नष्ट हो जाएगा, उसकी प्रगति रुक। भाई बिना मोबाइल के तो काम नहीं चलेगा, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। जिंदा रहना है तो वैश्वीकरण अपनाओ। तो दूसरी तरफ क्या है, समर्थक समर्थक क्या कहते हैं, वर्तमान में हाइपर ग्लोबलिज्म की स्थिति कैसी स्थिति है, हाइपर ग्लोबलिज्म की स्थिति है। वैश्वीकरण अनिवार्य हो गया है, वैश्वीकरण का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि हर राज्य और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण अनिवार्य हो गया है। क्या हो गया है, अनिवार्य। ये बातें करते हैं वैश्वीकरण हर क्या है, अनिवार्य। तो हाइपर ग्लोबलिज्म की बातें हैं, ये तो अनिवार्य की बात करते हैं, क्या करते हैं, अनिवार्य है। अब इस श्रेणी के कौन कौन से विचारक हैं वो भी ध्यान रखना है। ओमे समर्थक कौन कौन से हैं, पहला ओमे, ये कहते हैं आज हम बॉर्डरलेस,
बॉर्डरलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, बॉर्डरलेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसमें राज्य की संप्रभुता अप्रासंगिक हो चुकी है। सोवरेनिटी बिकेम इररिलेवेंट, सोवरेनिटी बिकेम इररिलेवेंट, संप्रभुता अप्रासंगिक हो चुकी है राज्य की। तो ओ में तो ये कहते हैं ये भी कि भाई अनिवार्य है, ये देख लो। फिर हेल्ड एंड मैग्रे, हेल्ड एंड मैग्रे भी ये कहते हैं कि भाई आज हाइपर ग्लोबलिज्म आ गया भाई, सब अपना लो भाई। कोहेन में नाई भी इधर ही आएंगे, वो भी कहते हैं अंतर्निर्भरता बहुत जरूरी है भाई। ये सब तो ऐसी बातें करेंगे, क्या करेंगे, ऐसी बात। अब साथियों, वास्तव में देखा जाए ये जो हाइपर ग्लोबलिज्म की बात करते हैं, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है ग्लोबलिटी लाना। हाइपर ग्लोबलिज्म का आदर्श क्या है? ग्लोबलिटी, यानी कि पूरी दुनिया को एक गांव में बदलना, सार्वभौमिक नागरिकता की स्थिति के पहुंचना। अब ये हाइपर ग्लोबलिज्म से हम ग्लोबलिटी की ओर कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए नारा देते हैं ग्लोबलिज्म प्रचार प्रसार। हाइपर ग्लोबलिज्म क्या है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया इतनी अधिक व्यवहारिक बन चुकी है, आज वैश्वीकरण से कोई अछूता नहीं रह सकता। अब हाइपर ग्लोबलिज्म को का उच्च आदर्श क्या होगा? ग्लोबलिटी, जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी। अब ये आए बदलेगा कैसे हाइपर ग्लोबलिज्म ग्लोबलिटी में? इसके लिए रास्ता बताते हैं ग्लोबलिज्म, इसका प्रचार प्रसार और तेज, ये ग्लोबलिटी में चेंज हो जाएगा, ये बेसिक। तो ये जो बातें हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो आपको ये समझ आया होगा कि वास्तव में देखा जाए वैश्वीकरण का जो है पूंजीवादी वैश्वीकरण जो अपनाया जा रहा है, तो उसका कहीं विरोध भी हो रहा है। तो जहां अमेरिका की तरफ के लोग हैं, विकसित देश समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर विकासशील देशों के पक्ष की ओर हैं, उत्तर प्रत्यक्षवादी हैं, वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय पर आधारित होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं विकास की नीति है, अन्यथा विकास अधूरा ही रह जाएगा। वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के स्थान पर हमें नियो अपनाना, वैश्वीकरण के स्थान पर क्या करना चाहिए? नियो, नियो अपनाना। अब न्यू क्या है? न्यू है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। न्यू, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें विकासशील देशों को संरक्षण प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें क्या क्या मांगे की जा रही हैं? पहला तो ये विकसित देश अपनी जीडीपी का 0.7% को दें विकासशील देशों को। फिर विकासशील देशों के ऋण माफ हों, उनको तकनीक हस्तांतरण हो, कच्चे माल और निर्मित माल की कीमत में अंतर हो, कमी कम हो, कच्चे माल व निर्मित माल कीमत अंतर में कमी हो। फिर नियो के अंतर्गत एक ये मांग भी की जा रही है, नियो के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में
संस्थाओं का पुनर्गठन कर विकासशील देशों की समुचित भागीदारी की जाए। विकासशील देशों की समुचित भागीदारी यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनमें सब में क्या है कि विकासशील देशों का नियंत्रण, इनका मुख्यालय कहाँ है? विकसित देशों में है। इन पर ज्यादा प्रभाव किसका है? विकसित देशों में है। वो फिर से एक्सप्लेन बिल्कुल कर देंगे श्रद्धा बेटा, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, दोबारा कर देंगे, है ना। ये मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि मैंने नियो की चर्चा जस्ट नेम में की थी, शायद आपने वो तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपकी मैं बात मानता हूँ। ये लो, सॉरी बेटा, वो दोबारा से कर देते। वैश्वीकरण के स्थान पर विकासशील देश क्या मांग कर रहे हैं? न्यू। न्यू क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी? इसमें विकासशील देशों को आरक्षण प्राप्त हो, संरक्षण हो, क्योंकि विकासशील देश गरीब है ना। केंद्र परिधि मॉडल तो देखा होगा, कहते हैं विकसित देश केंद्र का प्रतीक है, विकासशील देश परिधि का प्रतीक है। आज वैश्वीकरण में संसाधनों का प्रभाव परिधि से केंद्र की ओर होता जा रहा है। ये विकसित देश मजबूत होते जा रहे हैं और विकासशील देश जो परिधि वाले हैं कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे और सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है तो अपने घर को देखना, आपके मम्मी पापा क्या हैं? परिधि हैं। आप क्या हैं? केंद्र हैं, यानी कि विकसित देश हैं। ये तो आप हैं विकसित देश। तो मम्मी पापा क्या दे रहे हैं? पैसे देते जा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। आप मस्त होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? फ्री में खाने को मिल रहा है मम्मी पापा का। ये कहते हैं कि विकसित देश कोई प्रगति नहीं कर रहे, ये गरीबों का शोषण करके मजबूत हो। तो कहते हैं कि परिधि का विकास कब होगा? जब वो केंद्र से नाता तोड़ लेंगे, अपना अलग विकास करेंगे। कहते भी हैं केंद्र परिधि मॉडल। जैसे हमारे घरों में कहते भी, जब बच्चों की शादी हो जाती है कहते गंगा नहा गए। क्या नहा गए? क्यों? तो परिधि स्वतंत्र हो जाती है उस समय। अब ये मांग क्या क्या कर रहे हैं? पहला, विकसित देश अपनी जीडीपी का 0.7% विकासशील देश। जैसे माँ बाप भी मांग करते हैं, बच्चे बाद में नौकरी लग गए तो भाई कुछ तनख्वाह तो हमें दें, अभी तो हमारा भी विकास होगा, खर्चा चलेगा। फिर दूसरा, ऋण विण माफ किए जाएं। अब भाई ऋण लेते हैं आपको पढ़ाने के लिए, कुछ के लिए, तो वो माफ किए जाएं। ऐसे इन पर भी ऋण बन रहा है। विकासशील देशों को कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं, फिर ऋण जाल की स्थिति में पहुंच जाते हैं ये। फिर नवीन तकनीक का स्थानांतरण करें। फिर कच्चे माल व निर्मित माल में कीमत अंतर में बहुत ज्यादा अंतर है। अब ले कहाँ से जाते हैं कच्चा माल? विकासशील देशों से। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जापान में जो लोहा जाता है, हमारी कुदरे में की खानों से जाता है। अब कुदरे में एक से जाता है और वहां जाकर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो कच्चा लोहा ले जाते हैं, और वहां जाके फिर जब पाइप बनाकर तो 500 रुपए किलो में बेचते हैं। अब इतना ज्यादा क्यों? तो कच्चे माल व निर्मित माल की कीमत अंतर में क्या की जाए? कमी हो। फिर आगे देखें तो दोस्तों, फिर अगली मांग है ई में, ईओ के अंतर्गत ये भी मांग की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाए और इसमें विकासशील देशों की भागीदारी की जाए, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, सब पर विकसित देशों का प्रभाव है, एकाधिकार कह सकते हैं, मुख्यालय भी वहीं पर है, निर्णय भी उन्हीं के अनुसार होते हैं। तो कुछ विकासशील देश, ये चीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस नियो के लिए, क्यों पहली बार बात मांग कब की गई थी? नेम के चतुर्थ अल्जीरिया सम्मेलन में। चतुर्थ अल्जीरिया सम्मेलन में, ठीक है। फिर दूसरा कि यूएनओ ने कब लक्ष्य बनाया था? यूएनओ ने 1974 में। सम्मेलन कब हुआ था? ये 73 में। 1974 में यूएनओ को अपना लक्ष्य बनाया।
अब आगे सुन लीजिए, नियों के लिए 2 प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं? 2 प्रकार के। वो कौन कौन से, वो भी बता देता हूं। नियों के लिए प्रयास, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर दोबारा दिक्कत आए तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप परेशान ना होइएगा, बस अपना ध्यान रखना। जो भी है नियों के लिए प्रयास, पहला प्रयास तो यह है उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि विकसित विकासशील देशों में वार्ता है। विकसित विकासशील देशों में वार्ता, उत्तर का मतलब विकसित होता है, दक्षिण का मतलब विकासशील होता है, देशों में वार्ता। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं आप लिख सकते हैं। पेरिस वार्ता 72 की हुई थी। ब्रांट आयोग, पचहत्तर का है। कानकुन सम्मेलन 82 का, पचहत्तर है, 1982 है। अब ये पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, सिक में पूछे तो अब ऐसा नहीं हमें तो नहीं आता सर हम तो कैसे करेंगे, वो नहीं है। 75 भी ध्यान रहना चाहिए, 82 भी ध्यान रखना चाहिए। फिर यूएनसीसी कोप के सम्मेलन, भाई यूएनसीसी के कोप के, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कोप, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहते हैं, वो भी इधर आएंगे। फिर G20 इधर आएगा। G20 का तो अभी नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था 2023 में, 99 में गठित हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 19 देश और 2 भाई क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, क्यू और AU। फिर क्या है, और भी ध्यान रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। असेम, असेम यानी कि आसियान और यूरोपीय यूनियन मीटिंग वाला, ये भी 95 से शुरू मानते हैं इसका भी। असेम, ये भी ध्यान रखना है, असेम भी इसका पार्ट है। बेटा मैं खेल सिद्धांत ऑलरेडी अब एक बार पढ़ा चुका हूँ, आप बेटा लाइव क्लास में प्रहलाद बेटा देख लेना, लेकिन आप जुड़े रहना तो दोबारा बारी आएगी तो फिर पक्का पढ़ा दूँ। लेकिन मैं खेल सिद्धांत ऑलरेडी लाइव क्लास में ले चुका हूँ ना, तो आपका MMA पेपर में आया होगा खेल सिद्धांत, तब तो आप पढ़ते नहीं है, तो बाद में फिर क्या है तो थोड़ा टेंशन लेते हैं। लेकिन आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि अभी तो स्टूडियो वाली क्लास भी आपकी बाकी है, और फिर एक जो है क्लासरूम लाइव भी होगी आपकी क्लास, वो भी आपको एक बार मौका देंगे, तो आपको बहुत बार लाइव मौका मिलेगा। अभी फिलहाल वहाँ देख लें, नाव ना लें, ठीक है ना। असम वाला देखना है, क्या है, असम भी इधर ही आएगा। फिर WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी आएंगे। ये सब उत्तर दक्षिण संवाद का ही उदाहरण है। पहला प्रयास तो ये हो रहा है, ठीक है। ये सब इधर उदाहरण आ जाएंगे सारे के सारे, आप इनको सबको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रयास क्या है नियों का, दूसरा प्रयास है दक्षिण दक्षिण संवाद। अब दक्षिण दक्षिण संवाद का मतलब क्या है, विकासशील देशों में आपस में वार्ता में क्या आएगा, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। आसियान 68 का है। सार्क 81 का है। बिम्स्टेक 97 का है। जो भी विकासशील देशों के संगठन है सब आप इसमें शामिल कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सारे के सारे जिसमें विकासशील देश भागीदार हों वो सारे, AU 2002, एल्बा 2004, मर्कोसुर, एंडोसुर, यूनोसुर, कितने सुर, हम लेटिन अमेरिका के संगठन है, यूनासुर, एंडोसुर, ये सब के सब जहाँ सहयोग वाले संगठन है। ACD क्या है, ACD एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, ये भी शामिल कर सकते हो करने को। ये जो है तो सारे के सारे आप शामिल कर सकते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद, तो दोनों तरफ प्रगति चल रही है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद
साथियों हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण का विकास, ब्रेटन वुड से लेकर WTO। अब उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या वैश्वीकरण के विकास की कहानी में से भी क्वेश्चन आता है। विकास की कहानी ब्रेटन वुड से WTO। अच्छा साथियों, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही आपसे थोड़ा कहना चाहता हूं कि परसों से YouTube पर जो क्लास होगी वो जनरली थिंकर की होगी। तो उसमें वेस्टर्न थिंकर पर मैं रिवीजन क्लास कराऊंगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का निकट भविष्य में पेपर है। तो मैं ऐप पे नहीं लूँगा, क्योंकि ऐप पे मैराथन लेना अच्छी बात नहीं मानता मैं ऐप पर शांति के साथ स्लो एंड स्टडी इन द रेस वाली नीति से चलना चाहता हूँ। तो तब वो क्लास नहीं हो तो आप यूट्यूब से जुड़ेंगे, यूट्यूब पे उसको रिवीजन करके देख लेना। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी रहता है शेड्यूल, तब आप यूट्यूब पे जुड़कर उसको एक बार देखेंगे पक्का, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो तो सब रखी हैं प्लेटो से लेकर सभी थिंकरों की, लेकिन एक बार सुनेंगे तो आपका विकास पक्का होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि उस क्लास में आप अवश्य ज्वाइन करें, और अपने साथियों से भी कहें कि भाई चाहे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन एक बार मैराथन क्लास को देखें और उसमें समझने की कोशिश करें और अपना विकास करें। पॉलिटिक्स साइंस का ज्ञान जो है जन जन तक फैलाने का कार्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।